स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैक बेंचर स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जो कि सबसे बड़ा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है। और इससे पहले के वीडियोस में हमने जो इंट्रोडक्शन था पॉलिटी का वो देखा, पार्ट वाइज हमने सब कुछ डिस्कस किया। पार्ट 1, 2, 3, 4 हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल वाइज। अब तक हम आर्टिकल 51A तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना डिस्कशन। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जो कि है इस संघ के बारे में, यूनियन के बारे में इसमें डिटेल बताया गया है। इसके अंदर संघ की कार्यपालिका, विधायिका, प्रेसिडेंट, प्रीएम और बहुत सारे जितने भी जुडिशरी वगैरह होती है, कैग, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इन सभी के बारे में डिटेल्ड में जो वर्णन किया गया है संविधान के अंदर, आज हम उसको शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको आगे डिस्कशन चलते चल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है, इसको सबसे बड़ा भाग, पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग उसको माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगभग आर्टिकल 52 से 151 तक हैं। यानी कि इसके अंदर सिर्फ कितने 100 आर्टिकल्स दिए हुए हैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर ही, इसके अंदर। इसलिए इसको संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ठीक है, अब 151 तक जो आर्टिकल दिए हुए हैं, 52 से 151, इसको हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहला है जैसे कि आर्टिकल 52 से 78 तक, अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट क्या बनता है, आर्टिकल 52 से 78 तक क्या किस बारे में दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। आर्टिकल 79 से 122 तक संघ की विधायिका के बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है कि संघ की विधायिका जो है कौन कौन होगा, क्या होगा, कैसे काम करेंगे और क्या इनकी शक्तियाँ वगैरह, सब कुछ इसमें वर्णन किया हुआ है। आर्टिकल 123 में क्या दिया हुआ है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति होती है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह की भी होती है। तो ये जो शक्ति जो दी हुई है, ये आर्टिकल 123 के तहत दी हुई है। तो इसमें इस शक्ति के बारे में भी हम जानेंगे कि इसमें क्या है, किस तरीके की ये पावर है। आर्टिकल 124 से 147 तक क्या दिया हुआ है, न्यायपालिका के बारे में, यानी इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और नेक्स्ट 5वां पार्ट अगर हम देखें इसका, कि 148 से 151 तक लास्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे CAG यानी कैग के बारे में, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये एक पोस्ट होती है, संवैधानिक पोस्ट है ये। तो इसके कैग के पास जो है वो क्या क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, किस तरीके से हटाया जाता है, इनकी सैलरी वगैरह क्या होती है, मतलब सारी चीज़ें डिटेल में जो इन्होंने संविधान में वर्णन की हुई है वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो एक एक पार्ट को हम पार्ट वाइज सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। पार्ट 5 ही चलेगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, लेकिन उसके हमने जो आर्टिकल्स हैं 52 से 151 तक, उसके अलग अलग पार्ट्स करे हुए हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि पार्ट 5 के हमने पार्ट किए हुए हैं और इन एक एक पार्ट्स को फिर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज हम पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में आर्टिकल 52 से 78 जो भी है संघ की कार्यपालिका के बारे में। देखिए, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका, जो मैंने आपको बताया पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को कुछ और पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ समझते हुए चलना है। आर्टिकल 52 से 62 तक किसके बारे में बताया हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन किया हुआ है। ये संघ की कार्यपालिका के ही पार्ट है सारे, और इन सबको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे इन सबको डिस्कस करेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा, फिर हम यहाँ से फिर ये दूसरा पार्ट शुरू करें, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया हुआ है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 74 में मिनिस्ट्री यानी मंत्री परिषद के बारे में बताया हुआ है। और नेक्स्ट आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल 76 में AGI के बारे में बताया हुआ है। AGI क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट अगर दूसरा और पार्ट देखें, 77 से 78 तक किसके बारे में बताया, ड्यूटी ऑफ PM इन्फॉर्म टू प्रेसिडेंट, यानी प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी देने के कर्तव्य। ये किस में बताएं, आर्टिकल 77 और 78 में। तो इसी तरीके से हम इसको एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं इफ आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में हम पूरा एक डिस्कशन कर लेते हैं आज।
तो यहाँ से शुरू होता है जैसे प्रेसिडेंट। हम यहाँ से प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन शुरू कर रहे हैं अपना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62 तक है, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, ठीक है। 52 के अंदर आर्टिकल 52 में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भारत का जो है वो एक राष्ट्रपति होगा जो कि उसका पहला नागरिक कहलाएगा। यानी पूरे भारत का पहला नागरिक कौन है? हमारा राष्ट्रपति, चाहे वो कोई भी हो। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। यानी कि जो कार्यपालिका है हमारी, जो संघ की कार्यपालिका है, उसका प्रधान यानी उसका जो चेयरमैन है वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और ये किस तरीके का हेड है? ये खाली नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। राष्ट्रपति हमारा किस तरीके का? नाम मात्र, नॉमिनल तरीके का हेड है, इसके पास ज़्यादा कुछ पावर्स है नहीं है। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब, निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन, क्योंकि आम जनता जो है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, तो कौन चुनता है? पहले तो ये देखते हैं संसद, जो यूनियन में पार्लियामेंट है, संसद में, और विधानमंडल जो राज्य के लेजिस्लेचर्स हैं उसके अंदर से कौन कौन आता है। तो पहले संसद की अगर हम बात करें तो संसद में प्रेसिडेंट होता है और कौन होता है? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा, इन तीनों को मिला के क्या बनती है? संसद बनती है। तो प्रेसिडेंट का तो हम क्या कर रहे हैं? चुनाव ही कर रहे हैं, प्रेसिडेंट तो वोट देगा नहीं। तो लोकसभा से कौन कौन आएगा? निर्वाचित सदस्य, यानी जो लोकसभा में जो चुन के गए हुए हैं, जनता द्वारा जो चुन के गए हुए हैं, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट देंगे। और लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य, यानी जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, कुछ सदस्य होते हैं ऐसे इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है यानी नॉमिनेट किया जाता है, वो सदस्य भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करते हैं। इसी तरह राज्यसभा में वो क्या करेंगे? जो नॉमिनेटेड होंगे वो, और जो इलेक्टेड होंगे वो। ये ई लिखा हुआ है, ई मतलब इलेक्टेड और एन मतलब नॉमिनेटेड। तो जो भी राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं जो चुन के आए हैं जनता द्वारा डायरेक्ट, वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। और क्या करेंगे? जो नॉमिनेटेड है वो भी चुनेंगे। और अगर राज्य के विधानमंडल की अगर हम बात करें, जो राज्य में जो हमारी विधायिका वगैरह होती है उसमें कौन कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हर राज्य में असेंबली और काउंसिल दोनों नहीं होती है, किसी किसी में ही होती है। तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर है और जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं करेगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेगा? जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट करेंगे और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी वोट ये नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है। ये रहे, जैसे यहाँ लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे, तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर जो जनता द्वारा चुन के गए हैं वो चुनेंगे। इसी तरह यहाँ पे राज्य की जो विधानसभा उसमें इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे और यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे। नॉमिनेटेड क्योंकि राष्ट्रपति से नॉमिनेटेड होते हैं तो वो उसके विरोध में जाएंगे ही नहीं, इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को यहाँ पे दूर रखा गया है। इसी तरह राज्यपाल जो है राज्य का, उसको भी यहाँ से वोटिंग लिस्ट से दूर रखा गया। तो अगर हम बात करें मोटा मोटी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है यानी उसका जो चुनाव जो उसको चुनेंगे वो कौन कौन है? लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो चुनेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये लोग क्या करेंगे? मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ, जितने भी हैं 2 टेरिटरीज 20 स्टेट्स के जितने भी विधानसभा विधान परिषद है उन सब के सब क्या निर्वाचित सदस्य जो है वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है। अब एक बार इस पे नज़र मार लेते हैं, अब तक भारत के जो राष्ट्रपति हैं आज़ादी से लेकर अब तक कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो बने थे हमारे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 से लेकर 1962 तक,
ठीक है। और सेकंड थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कब बने थे? 62 से लेकर 67 तक इंडिया के राष्ट्रपति रहे। थर्ड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 69 तक। और फोर्थ थे वी गिरी, यानी 1969 से 1974 तक। ठीक है। नेक्स्ट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये कब थे? 74 से लेकर 77 तक। फिर बनी नीलिमा संजीवा रेड्डी, ये कब बनी? 77 से 82 तक। फिर बने ज्ञानी जेल सिंह, ये 82 से लेकर 87 तक बने। फिर आए राधा रामास्वामी वेंकट रमन, ये कब बने? 87 से लेकर 92 तक। फिर आए शंकर दयाल शर्मा, ये कब आए? 92 से लेकर 97 तक। फिर KR नारायणन, जो कि 97 से लेकर 2002 तक राष्ट्रपति रहे। फिर आए हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो कि 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर आई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक। 2012 में आए प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेकर 17 तक ये रहे। और फिर रामनाथ कोविंद, जो कि 17 से 22 तक रहे। और करंट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, ये हमने देखे भारत के राष्ट्रपति आज़ादी से लेके अब तक। इसके बाद आप जो भी बनेंगे अपडेट करते रहना। अब देख लेते हैं आर्टिकल 55 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति रीति। ठीक है, मतलब किस तरीके से चुनाव होगा। दो तरीके से इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। पहला होता है अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली। दो तरीके का सिस्टम है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग सिस्टम, और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। इसमें क्या है, एक MP के मत का मूल्य, यानी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का जो सदस्य है, उसके जो वोट देगा उसका मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य एक निर्धारित किया जाता है कि विधायकों के कुल मतों का मूल्य, जितने भी उस असेंबली में जितने भी विधायक हैं उन सब के जो कुल जो मत हैं, जो टोटल वोट हैं वो, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक MP की वैल्यू, एक MP के वोट की वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगी इनके करने से, सॉल्व करने पे, वो एक MP के वोट की वैल्यू निकलेगी कि भाई एक MP जो है वो इतने लोगों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और इतने लोगों के द्वारा राष्ट्रपति के मतलब चुनाव में भाग ले रहा है। एक होती है ये अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है कि एक राज्य के विधायक के मत की गणना करते हैं। यहाँ पे MP, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ होता है राज्य का जो विधायक है। ठीक है, ये विधायक है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का जो सदस्य होता है। इसमें क्या बताया, इसमें जैसे विधायक के जो मत की गणना होती है वो कैसे की जाती है कि राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है, और राज्य के जो निर्वाचित विधायक हैं, जो उस असेंबली में हैं अब तक टोटल विधायक, उनकी संख्या इनटू करना 1/1000 से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी वो एक विधायक के वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जो भी विधायक या जो अभी MP जो होंगे वो जो राष्ट्रपति को वोट देंगे उससे पता लग जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति को कितने वोट मिले हैं, क्योंकि इनके वोटों की वैल्यू काउंट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, जैसा एग्जांपल के लिए मान लीजिए राज्य UP है, UP के मान लीजिए जनसंख्या 25 करोड़ है, और वहाँ पे कितने विधायक है? 403, और 1/1000 से इसको इंटू करा तो यहाँ पे एक विधायक के जो भी मूल्य की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या गया है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो क्या रहेगा। तो कार्यकाल सिंपल है, 5 साल जो है वो रहता है। अगर वो बिना किसी मतलब उसको दुर्घटना नहीं होती या कोई डेथ वगैरह नहीं होती उसकी, तो 5 साल तक उसको कोई नहीं हटा सकता। हटाते हैं उसके लिए एक प्रक्रिया होती है हटाने के लिए, लेकिन जल्दी से हटाया नहीं जा सकता उसको। तो नॉर्मली उसकी क्या रहती है, 5 साल का टेन्योर रहता है, यानी कार्यकाल रहता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये आर्टिकल 57 कहता है उसको।
आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए। राष्ट्रपति जॉब ही है, भी सर्विस है एक, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन देख लेंगे। जैसे टू बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल। मिनिमम एज 35 ईयर्स उसकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। फिर नॉट एट प्रॉफिटेबल पोस्ट, यानी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी जैसे प्रेसिडेंट है वो तो ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर वो है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट छोड़ना पड़ेगा, गवर्नर है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये सब क्या है, अगर इन सब पोस्टों पे है, देखिए मान लीजिए अगर वो पहले से प्रेसिडेंट है और उसको दोबारा चुना जा रहा है तो वो नहीं गिना जाएगा कि वो लाभ के पद पर है। लेकिन अगर मान लीजिए वो किसी सर्विस में है, कोई पॉलिटिशियन है, कहीं किसी पोस्ट पे है, या मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री में है, कोई मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उसको अगर हम राष्ट्रपति चुन के भेजें, या मान लीजिए किसी भी कोई IAS IPS ऑफिसर हैं बहुत सीनियर मोस्ट, जो जॉइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, तो अगर वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होंगे और अगर उनको राष्ट्रपति चुना जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लाभ के पद पर है। लाभ के पद पर यानी गवर्नमेंट की किसी भी पद पर अगर वो होंगे तो उनको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो और लाभ के पद में क्या क्या काउंट नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट है तो वो लाभ के पद में नहीं आएगा, वाइस प्रेसिडेंट लाभ के पद में नहीं आएगा, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का या मेंबर है पार्लियामेंट का, तो ये सारी पोस्ट जो हैं ये लाभ के पद में नहीं आती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नॉट एट प्रॉफिटेबल पोस्ट, ये काउंट नहीं होती हैं, और नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के अंदर भी इन चीज़ का वर्णन कोई नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल पोस्ट पे है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102A है और आर्टिकल 191 का क्लॉज 1 जो है 1959 में, ये क्या कहता है कि ये जो है प्रॉफिटेबल पोस्ट है। ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं इसमें ये प्रोविज़न कर दिया कि ये प्रॉफिटेबल पोस्ट है, लेकिन अगर इसमें चुना जा रहा है तो इनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एलिजिबल एज इलेक्ट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी और क्या होनी चाहिए कि वो कम से कम लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता हो। मतलब अगर बाई चांस की बात है, अगर उसको चुनाव कर भी दिया जाए तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि लोकसभा के अंदर उसको सदस्य के तौर पर चुना जा सके, उसका कोई विरोध ना हो, उसके पास बहुमत वगैरह हो लोकसभा के अंदर, तो कम से कम उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के अंदर अगर चुनाव करा भी दिए जाएँ उसके बेस पे तो वो लोकसभा में चुन के आ सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ठीक है, मैंने आपको बताया नॉट एट प्रॉफिटेबल पोस्ट, वहाँ नहीं होना चाहिए। और मिलता क्या क्या है इसको, फ्री हाउस, रहने के लिए घर मिलेगा, टेलीफोन, चाइल्ड बच्चों के लिए एक्सपेंसेस जो भी पढ़ाई वगैरह खर्चा जो भी होगा सब मिलेगा, सर्वेंट्स वगैरह, VIP कार, ट्रैवलिंग कोस्ट, सारी की सारी कब कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या गया, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। राष्ट्रपति जो है, अब मान लीजिए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई तो राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा, यानी किसके सामने राष्ट्रपति शपथ लेगा अपने, तो किसके सामने लेगा, इन प्रेजेंस ऑफ CJI, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, करंट में कौन है, DY चंद्रचूड़, कौन है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जो राष्ट्रपति शपथ लेता है किसके समक्ष लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसके सामने। और सीनियर, अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश जो है वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, शपथ के टाइम पे वो कहीं गए हुए हैं या कहीं ट्रैवलिंग है या बीमार है, कुछ भी हो गया, तो उसके अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, CJI जो है वो उपलब्ध अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जस्टिस यानी जो भी न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, उसके समक्ष राष्ट्रपति क्या करेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति जो हटाना होता है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठा रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं है, इसके बाद एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं, तो महाभियोग जो है वो लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है, कैसे लगता है, सबसे पहली बात तो ये देखें कि पार्लियामेंट में आएगा।
ठीक है, संसद में। महाभियोग कहाँ लगेगा? संसद में। कैसे? संसद क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दो होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट तीसरा पार्ट खुद होते ही है संसद का। अब लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में अगर महाभियोग पारित करना है तो कम से कम 100 मेंबर जो हैं वो उसकी सहमति में होने चाहिए, तभी महाभियोग जो है वो पारित होगा। और राज्यसभा में भी आ जाए तो राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो महाभियोग के समर्थन में होने चाहिए। तो अगर ये होंगे, मान लीजिए राज्यसभा में पहले लाया गया, तो कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो उसमें सहमति दें अपनी कि हाँ महाभियोग लाया जाए, तो महाभियोग आएगा। और अगर लोकसभा में पहले आ रहा है तो कम से कम 100 मेंबर्स की सहमति चाहिए ही चाहिए। अब रीज़न क्या है? महाभियोग कब कब लग सकता है? कारण यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर, वॉयलेशन मतलब संविधान का किसी भी बात का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि लोकसभा में महाभियोग जो है वो लगाया गया, किसी के भी द्वारा महाभियोग कहा गया, भाई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग गया। 100 मेंबर्स की, मैंने आपको बताया 100 मेंबर्स की सहमति चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा? महाभियोग लग गया, इम्पीचमेंट पारित हो गया, 100 मेंबर्स ने अपने साइन कर दिए इम्पीचमेंट के ऊपर, ठीक है। ये 100 मेंबर्स ने लोकसभा के अंदर अपने साइन कर दिए, तो लोकसभा में ये आ गया प्रेसिडेंट को कि भाई प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। 100 मेंबर्स ने अपनी सहमति दे दी। अब क्या होगा? मान लीजिए 15 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को प्रेसिडेंट, अब 1 जनवरी को अगर उस पर महाभियोग जो है पारित हुआ तो 1 जनवरी 15 मतलब 1 जनवरी को क्या कर दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को ये बता दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर महाभियोग जो है वो पारित हो गया है। और जो इसकी प्रक्रिया चालू होएगी वो कब होएगी? 15 जनवरी से। यानी कि जो प्रेसिडेंट को अगर हमने बताया है तो वो कम से कम 14 दिन पहले हमें प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारे ऊपर महाभियोग जो है वो लगने वाला है, और उसको 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है। यानी 1 जनवरी को हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को बताएंगे, और 15 जनवरी से फिर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। अब होगा क्या? मान लीजिए 15 जनवरी को डिस्कस होएगा मैटर लोकसभा के अंदर। 15 जनवरी को महाभियोग जो है वो लोकसभा में डिस्कशन के लिए आया। अब डिस्कशन के लिए आया, इसमें पारित होना चाहिए। पारित कब होगा? जब 2/3 मेंबर लोकसभा के, यानी कि 2/3 सदस्य, लगभग 66%, तो जब तक 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर लोकसभा में 2/3 मेंबर्स ने अपना समर्थन दे दिया कि हाँ भाई महाभियोग पारित करो, हटाओ राष्ट्रपति को, तो क्या होगा? लोकसभा से इम्पीचमेंट जो है वो पास हो जाएगा। और फिर 14 दिन बाद, यहाँ 14 दिन बाद, ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ 15 जनवरी को, फिर 14 दिन बाद ये जाएगा राज्यसभा में, यानी 29 जनवरी को, ठीक है। ये डेट ऐसे नहीं है, फिक्स ही है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है डेट का समझाने के लिए। तो क्या है? 15 जनवरी को मान लीजिए लोकसभा में पास हुआ, 2/3 मेंबर का सपोर्ट मिल गया, 15 जनवरी को इम्पीचमेंट पास हो गया। उसके बाद जाएगा ये राज्यसभा में। राज्यसभा में कब जाए? 14 दिन बाद, 29 जनवरी को ये वहाँ डिस्कशन होएगा। राज्यसभा में भी क्या चाहिए? 2/3 सपोर्ट चाहिए टोटल मेंबर्स का। मान लीजिए यहाँ पे भी पारित हो जाता है, अगर वहाँ किसी एक में रुक जाता है तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर ये पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा? जब लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट को 29 जनवरी को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, एलिमिनेटेड बाय इम्पीचमेंट, ठीक है। या तो वो अपनी रिज़ाइन दे दे पहले ही, मतलब ये दोनों में पारित होने से पहले ही प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले बता दिया। अगर वो प्रेसिडेंट इन 14 दिनों में या इस डिस्कशन के टाइम पे अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे देता है तो ठीक है, और नहीं तो अगर उसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा तो नुकसान प्रेसिडेंट का ही होगा। क्या होगा? मान लीजिए 29 तारीख को प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया, प्रेसिडेंट ने अपना पोस्ट से रिज़ाइन नहीं दिया, उन्होंने इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया गया। इससे क्या होगा कि प्रेसिडेंट को ना पेंशन मिलेगी, ना कोई भी अलाउंसेस मिलेंगे, और ना ही प्रिविलेजेस मिलेंगे, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी भत्ते वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे अगर वो इम्पीचमेंट द्वारा हटाए गए हैं। और वहीं अगर वो पोस्ट से अपनी रिज़ाइन कर देते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें जो है वो दी जाएगी। तो ये था प्रेसिडेंट का। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, इसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 62। ये हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर लास्ट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य का निर्वहन, यानी अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है, वो कहीं पर किसी विदेश यात्रा के लिए गए हैं, या मान लीजिए बीमार हैं, या कोई भी कारण है वो उपलब्ध नहीं है, अगर वो उनकी अनुपस्थिति है तो उस समय पे काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक, प्रेसिडेंट के ना होने पर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है। अनुपस्थिति की स्थिति कब कब हो सकती है? या तो वो त्याग पत्र दे दें, रिज़ाइन कर दिया अभी तो एकदम से प्रेसिडेंट कहाँ से लाएंगे? ठीक है। या उनकी एकदम से डेथ हो जाए तो कौन काम संभालेगा? उपराष्ट्रपति। विदेश यात्रा पर गए हैं तो उपराष्ट्रपति। और वो बीमार है, कहीं इलाज वगैरह चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सारे कामों को देखेगा। लेकिन कब तक? सिर्फ 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक वो वापसी नहीं आते हैं अपनी पुरानी स्थिति में, जैसे मान लीजिए त्याग पत्र दे दिया, और तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए विदेश यात्रा है, बीमार हैं, तो 6 महीने तक अगर वो भारी हैं या बीमार रह गए तो उनको क्या करा जाएगा? हटा दिया जाएगा, नए राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और अगर उससे पहले वापसी आ जाते हैं तो अपनी पोस्ट दोबारा से अपना काम कर सकते हैं। और 6 महीने तक अगर वो नहीं आए तो फिल दिस वैकेंसी, यानी 6 महीने तक रिक्ति को भरना किसकी जिम्मेदारी है? संसद की। अब प्रेसिडेंट की कुछ ये अलग से फैक्ट्स हैं, जैसे शपथ कहाँ लेता है? CGI के सम्मुख लेता है। सैलरी इनकी क्या होती है? 5 लाख रुपए पर मंथ की होती है प्रेसिडेंट की सैलरी। और इनको प्लस अनदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, यानी कुछ ऊपर के अलाउंसेस भी मिलते हैं, लगभग 2.5 करोड़ के। पेंशन, मान लीजिए इनको अगर रिटायर हो गए तो पेंशन कम कितनी मिलती है? 2.5 लाख रुपये पर मंथ मिलती है इनको सैलरी। और किस किस की नियुक्ति करते हैं? CGI की, यानी जो CGI जिसके सम्मुख के शपथ लेते हैं उसको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। AGI की भी करते हैं, यानी अनदर जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी जस्टिस इंडिया के, उन सबको जो नियुक्ति, जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर को। चेयरमैन और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, जो संविधान आयोग है, जो हमारी संविधान सभा है, उसमें उसके जो चेयरमैन है और जो उनके मेंबर है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। दिल्ली के CM की प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे। PM की प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे। पुदुचेरी के जो CM है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो ये था आर्टिकल 62 तक पूरा प्रेसिडेंट के बारे में। इसके बाद अभी प्रेसिडेंट का कुछ रह गया है, जैसे कि कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो हमारी अभी जानने को रह गई हैं। तो वो हम देखेंगे आगे अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में हम देखते हुए चलेंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक बने रहिए इसी चैनल पर।